हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी लर्निंग डोज। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में क्लास 9th का यहाँ पे हिंदी का मॉडल क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं टर्म 2 का। फ्रेंड्स, अगर आप ये चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल में आप ही लोग से इंपॉर्टेंट वीडियो डालते रहता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप एग्जाम का अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। टर्म 2 से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसको भी जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जो खंड क्या है, हमें यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, तो गद्यांश को सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। साहसी मनुष्य की पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर होता है और इस बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपनी चाल को पड़ोसी की चाल से देखकर धीमा करते हैं। साहसी मनुष्य सपने की उदाहरण नहीं लेते, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। और यहाँ बता रहा है कि झुंड में चलना और चरना तो भैंस और भेड़ का काम है, सिंह तो क्या होता है, अकेला होने पर ही गमन रहता है। यहाँ देखिए बोला कि अर्नाल्ड बेटेन ने लिखा है कि जो आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वह साहस से कम नहीं ले सका, वह सुखी नहीं हो सकता है। जिंदगी को ठीक से जीना हमेशा ही जोखिम झेलना है और जोखिम से बचने वाला आदमी जिंदगी का मज़ा नहीं ले पाता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसका आंसर देखते हैं। देखिए सबसे पहला आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि साहसी मनुष्य की क्या पहचान है, ये आपको बताना है। इसका आंसर देखिए, साहसी मनुष्य की पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर होता है और इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखिए इसका क्वेश्चन 2 बोला कि ज़िंदगी को ठीक से जीना क्या है। तो ज़िंदगी को ठीक से जीना क्या है, चलिए इसके आंसर देखते हैं। ज़िंदगी को ठीक से जीना हमेशा ही जोखिम झेलना है। क्वेश्चन 3 बोला कि उपयुक्त गद्यांश के लिए एक शीर्षक को लिखें। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा यहाँ पे साहसी जीवन क्या आ जाएगा, हमारा इसका सही शीर्षक हो जाएगा। क्वेश्चन 4 बोल रहा है कि क्रिया विशेषण अवयव की परिभाषा उदाहरण के साथ यहाँ पे आपको लिखना है। या तो देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी दूसरा अथवा में भी दिया हुआ है, वाक्य में अवयव पद को रेखांकित करके का काश आज वर्षा होती, या तो परीक्षा से पहले खूब पढ़ो। तो चलिए इसको हम आंसर की ओर देखते हैं। देखिए इसके आंसर क्या हो जाएगा, वैसे विशेषण। यहाँ पे बोला था कि वैसे विशेषण जो क्रिया की विशेषता बतलाता है क्या होता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे कि इसमें पूछा था, कुछ उदाहरण देने के लिए बोला था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह धीरे धीरे चलता है। अथवा में आपको बोला था कि वाक्य में अवयव पद को क्या करना है, रेखांकित करना है। जैसे काश आज वर्षा होती, दूसरा में क्या बोला, परीक्षा से पहले खूब पढ़ो। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, काश और इसका पहले। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 5 बोला कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं, उदाहरण दे। और अथवा में बोला कि लंबोदर का क्या कीजिए, समास विग्रह करे और समास का भी आपको नाम लिखने के लिए बोल रहा है। तो चलिए इसको आंसर देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए इसके आंसर, जिस समस्त पद को दोनों पद प्रधान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वंद्व समास करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, माता पिता, माता और पिता। इसी तरह से अथवा में आपका बोला था कि लंबोदर का आपको क्वेश्चन पूछा था, तो लंबोदर किसको बोलते हैं, लंब है जिसका उदर, अर्थात किसको, गणेश जी को। तो ये कैसा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन गा की ओर चलते हैं। देखिए गा नंबर क्या बोल रहा है, इसका पाठ्य पुस्तक से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि लेखिका के जन्म के पूर्व लड़कियों की दशा कैसी थी, ये आपको बताना है। तो चलिए इसके आंसर देखते हैं। देखिए लेखिका के जन्म के पूर्व लड़कियों की दशा काफ़ी क्या थी, रोचनीय थी। उस समय लड़कियों के जन्म पर उनकी हत्या कर दी जाती थी और उन्हें परम धाम भेज दिया जाता था। उस समय लड़कियों के प्रति सामाजिक नियम काफ़ी क्या था, बहुत ज़्यादा कठोर थे। और यहाँ पे बताया जा रहा है उन्हें शिक्षा के समान तो क्या किंचित अवसर प्रदान भी नहीं किए जाते थे। वह किसी प्रकार के कार्यों में भी स्वतंत्र होकर भाग नहीं ले सकती थी। उनके विकास के संबंध में सामाजिक विचार काफ़ी यहाँ पे संकीर्ण थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मेना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी और अंग्रेज उसे क्यों नष्ट करना चाहते थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका आंसर, मेना वहाँ रहती थी, वह मकान मेना को बहुत ज़्यादा क्या था, प्रिय था, अतः वह उसे बचाना चाहती थी। अंग्रेज उसे नष्ट कर देने पर तुले हुए थे, क्योंकि वह नाना साहब का
निवास स्थान था और अंग्रेज नाना साहब पर बहुत क्रोधित थे। अंग्रेज हर उस चीज़ को नष्ट कर देना चाहते थे जिसका संबंध नाना के साथ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, ये आपको बताना है। इसका आंसर देखिए, कवि का जो ब्रजभूमि के प्रति प्रेम प्रथम सवैये में इस प्रकार प्रकट हुआ है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया। देखिए कवि क्या थे, ब्रजभूमि पर ही मनुष्य रूप में ग्वाला और चरवाहा बनकर, इसके बाद बताया जा रहा है कि पशु के रूप में नंद बाबा के पशुओं के मध्य गाय बनकर, पत्थर के रूप में गोवर्धन पर्वत का अंग बनकर एवं पंछी के रूप में यमुना तट पर लगे कदम के वृक्ष पर घोंसला बनाकर जन्म लेना चाहते थे, जिससे उनका ब्रजभूमि से स्नेह संबंध दिखाई देता रहे। देखिए यहाँ पे अथवा आपको पूछा गया था कि कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। तो चलिए इसके आंसर देखते हैं। रसखान ब्रजभूमि पर अवस्थित वन, बाग बगीचे और तालाब आदि को बार बार इसलिए निहारना चाहते हैं क्योंकि ये सभी क्या थे, यहाँ पे प्राकृतिक के अंग उस भूमि पर बने हैं जहाँ पर कवि के आराध्य और स्नेह पात्र श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोला कि कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी, ये आपको बताना है। तो चलिए इसके आंसर देखते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा कि जैसे वह किसी का संदेश लाई है, इसलिए कवि उससे कहता है कि तुम चुप क्यों हो जाती हो, कोयल स्पष्ट बोलो। चलिए अब हम लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन 10 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 10 बोला कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है। तो चलिए इसका हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका आंसर। देखिए इसके आंसर क्या हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी की शरीर का वह अंग है जो सबसे मजबूत होता है। वास्तव में सारे शरीर का ढांचा इसी पर टिका होता है। यहाँ भी जब गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर उमा की अस्वीकार करके जाते हैं, तब उमा गोपाल प्रसाद से कहती है कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ हड्डी भी है या नहीं। उमा यह कहकर बताना चाहती कि शंकर में व्यक्तित्व की कमी है, वह कमज़ोर है, कायर है, स्वार्थी है या और कठपुतली है। फ्रेंड्स ये वीडियो आपका बहुत ज़्यादा लंबा और इसलिए हम लोग इसका पार्ट को आगे अगले वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स अगर आप ये चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल में आप ही लोग से इंपॉर्टेंट वीडियो डालते रहता हूँ। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।